देखो हमने कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप देखे थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड किसमें था, ओलिगोसेकेराइड में, है ना। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के बाद देखे थे डेराइव्ड मोनोसेकेराइड, डेराइव्ड मोनोसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के बाद पॉलीसेकेराइड, है ना। ओलिगोसेकेराइड में कितनी शुगर यूनिट थी, 2 से 9, 2 से 9 तक शुगर यूनिट थी ओलिगोसेकेराइड में, और जिसमें 2 शुगर यूनिट होंगे उसको क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। अब हमें देखना है पॉलीसेकेराइड। अब 2 से 9 तक तो ओलिगोसेकेराइड में आ गए, तो 10 से लेके इंफिनिटी तक शुगर यूनिट जिसमें होंगी उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो पॉली मतलब हमें पता है मैनी, और सेकेराइड मतलब, सेकेराइड मतलब शुगर यूनिट। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड जो है उसमें 10 से लेके इंफिनिटी तक शुगर यूनिट हो सकती हैं, और पॉलीसेकेराइड 2 टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड और एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब होमो का मतलब हमें पता है सेम, है ना, जो सेम यूनिट से बनाओ, और हेटेरो मतलब जो अलग अलग टाइप की यूनिट से बनाओ। अब होमोपॉलीसेकेराइड का एक और नाम है होमोग्लाइकन। क्या एक और नाम, होमोग्लाइकन। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एक और नाम है हेट्रोग्लाइकन। बोलो एक और नाम क्या है, हेट्रोग्लाइकन। अब पहले होमोग्लाइकन के बारे में पढ़ेंगे, होमोग्लाइकन या होमोपॉलीसेकेराइड। तो देखो, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स सिमिलर टाइप ऑफ शुगर। जब हमने होमोग्लाइकन का या होमोपॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की हेल्प से उसको तोड़ दिया, हमने उसमें पानी डाला तो जो होमोपॉलीसेकेराइड था वो टूट गया, तो टूटने के बाद जो हमें शुगर यूनिट दिखी ना वो सारी एक जैसी थी। इसका मतलब क्या है कि होमोग्लाइकन सारा एक जैसे शुगर यूनिट से बना हुआ था, यही है ना इस बात का मतलब। अब होमोग्लाइकन के एग्जाम्पल देखने हमें, होमोग्लाइकन का पहला एग्जाम्पल है स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्च जो है वो एक ग्लूकन है। स्टार्च क्या है, एक ग्लूकन। ग्लूकन मतलब ग्लूकोज का ही पॉलीमर। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, एक ग्लूकन है, और वो किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड, है ना। 2 ग्लूकोज यूनिट से मिला के हमने कुछ बनाया था, क्या बनाया था, माल्टोज, है ना। माल्टोज किससे मिलके बना था, 2 ग्लूकोज यूनिट से, तो माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड, है ना। माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड। अब जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे तो बनेगा स्टार्च, तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड में भी क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो स्टार्च एक ग्लूकन है, मतलब ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब स्टार्च हमें पता है प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, है ना। अब इट इज स्टोर्ड इन अमाइलोप्लास्ट। प्लास्टिड पढ़ा होगा तुमने सेल वाले चैप्टर में। प्लास्टिड जो है वो अलग अलग टाइप का होता है ना। कितने टाइप का होता है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। और जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एक और होता है इलायोप्लास्ट, है ना। क्या क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और अल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट किसका टाइप है, प्लास्टिड का। अमाइलोप्लास्ट किसका टाइप है, प्लास्टिड का, और प्लास्टिड में भी किसका, ल्यूकोप्लास्ट का। अब अमाइलोप्लास्ट जो है ना वो अपने अंदर स्टार्च स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, स्टार्च। ठीक है, मतलब एक जगह है अमाइलोप्लास्ट जिसके अंदर स्टोर होगा स्टार्च। ठीक है, किसका टाइप है अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है। अब ऑन हाइड्रोलिसिस स्टार्च फर्स्ट ब्रेक्स इनटू अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जब हमने स्टार्च के अंदर पानी डाला तो स्टार्च के अंदर पानी डालने के बाद स्टार्च 2 चीजों में टूट गया, उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, तो स्टार्च टूटा अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में। स्टार्च किस में टूटा, अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में। अब ये सारी चीजें ना तुम्हें बायो की एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, तो ओवरऑल तुम्हारा आना तो नीट में ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो तुम्हारा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो स्टार्च किस किस में टूटा, अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में। अब देखो, जो अमाइलोज होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है। अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है। पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ग्लूकन है। ग्लूकन मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकन मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये भी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है और ये भी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है।
अब लेकिन अमाइलोज के अंदर होते हैं 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अमाइलोज में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं? 1000। और अमाइलोपेक्टिन में होते हैं 2 लाख तक, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 2 लाख तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना अमाइलोज में, ये अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेट चेन होगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, कोई भी ब्रांचिंग ग्लूकोज के अंदर नहीं है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में क्या हो रखी है? ब्रांचिंग हो रखी है। अब देखो अमाइलोज में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उनके बीच में लिंकेज है अल्फा 1,4 लिंकेज। क्या है लिंकेज? अल्फा 1,4 लिंकेज। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ये दूसरा, इनके बीच में लिंकेज कौन सी? अल्फा 1,4 ग्लूकोज, अल्फा 1,4 लिंकेज। अब इस ग्लूकोज से अगला ग्लूकोज जुड़ेगा, उसमें भी लिंकेज अल्फा 1,4 लिंकेज। यूं सारे ग्लूकोज जुड़ गए। लगभग कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ग्लूकोज के? 1000 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ग्लूकोज के और हमें मिलेगा अमाइलोज, ठीक है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में हो रखी है ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग कैसे? जैसे एक तो स्ट्रेट चेन बन गई ग्लूकोज की, और इस स्ट्रेट चेन के ऊपर भी बीच बीच में क्या हो रखी है? ब्रांचिंग हो रखी है। तो ब्रांचिंग में भी तो कोई लिंकेज मिलेगी ना, और स्ट्रेट चेन में भी लिंकेज मिलेगी। तो स्ट्रेट चेन में जो लिंकेज है वो है अल्फा 1,4, और ब्रांचिंग में जो लिंकेज है वो है अल्फा 1,6। वो कौन सी? अल्फा 1,6। कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हैं? अप टू 2 लाख मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। ये और देखो एक बार, इन अमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग occurs आफ्टर 25 to 30 molecules of glucose। देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अमाइलोज के अंदर इन दोनों में कौन सी लिंकेज होगी? अल्फा 1,4, है ना। अब यहाँ पे एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेगा। यूं ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे। कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेंगे अमाइलोज में? बताओ कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 1000। कितने जुड़ेंगे? 1000। ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? अमाइलोज का। वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। कैसा होगा? वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अमाइलोज। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में तो ब्रांचिंग है। अब अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग कैसे होगी? ये हमारी स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी लिंकेज अमाइलोपेक्टिन में? अल्फा 1,4। कौन सी? अल्फा 1,4 है। अब जब यहाँ पे 25 से 30 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे ना ग्लूकोज के, कितने मॉलिक्यूल? 25 से 30 मॉलिक्यूल यूं ही जब जुड़ जाएंगे ग्लूकोज के, तो उस पॉइंट पे होगी ब्रांचिंग। क्या होगी? ब्रांचिंग। मतलब यहाँ पे यूं लग जाएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस ब्रांचिंग में जो लिंकेज होगी उस लिंकेज का नाम क्या है? अल्फा 1,6। क्या है नाम? अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये सारी कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,6, ठीक है। और स्ट्रेट चेन में कौन सी लिंकेज होगी? अल्फा 1,4, ठीक है। तो ब्रांच्ड कौन सा है? बताओ। अमाइलोपेक्टिन। और अमाइलोज है अनब्रांच्ड। अब देखो स्टार्च जो है, स्टार्च क्या है? प्लांट्स में स्टोरेज का काम स्टार्च ही कर रहा है, तो स्टार्च को हम बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब स्टार्च जो है, जब हम इसको आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं तो स्टार्च देता है ब्लू कलर। कैसा कलर देगा? ब्लू कलर। जब हमने स्टार्च में पानी डाला तो स्टार्च 2 चीजों में टूट गया। किस किस में? अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में। जब हमने स्टार्च को आयोडीन सोल्यूशन में डाला तो स्टार्च ने कैसा कलर दिया? ब्लू कलर दिया, ठीक है। स्टार्च क्या है? एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। और स्टार्च हमें पता चल गया एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब बहुत सारी शुगर यूनिट से बना हुआ है। अब पॉलीसेकेराइड का ही, पॉलीसेकेराइड में भी होमोपॉलीसेकेराइड का दूसरा एग्जांपल है ग्लाइकोजन। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स अपना खाना स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये भी क्या है? एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च भी क्या है? एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब ग्लाइकोजन जो है ना वो भी ग्लूकन है। ग्लूकन मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब ये बना हुआ है लगभग 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ग्लाइकोजन किससे बना है? 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है। अब प्लांट्स के अंदर जो प्लांट स्टार्च है वो है, सॉरी,
प्लांट्स में जो स्टोरेज का काम करता है वो कौन करता है? स्टार्च। वहीं एनिमल्स में स्टोरेज का काम कौन करता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन का एक और नाम क्या है? एनिमल स्टार्च। अब एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होगा? ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे अंदर लिवर में और मसल्स में, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होगा? लिवर में और मसल्स में। अब मोर अमाउंट इज स्टोर्ड इन मसल्स, लेकिन लिवर और मसल में स्टोर तो दोनों में हो रहा है, पर ज्यादा किस में स्टोर होगा? मसल्स में। अब हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन वेयर ब्रांचिंग अकर्स आफ्टर एडिंग एवरी 8 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब जो ग्लाइकोजन है ना वो भी अमाइलोपेक्टिन की ही फॉर्म है, ठीक है। ग्लाइकोजन भी किसकी फॉर्म है? अमाइलोपेक्टिन की ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग होगी हर 8 से 10 मॉलिक्यूल के बाद, ठीक है। जो हमारा स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन था उसमें ब्रांचिंग कब हो रही थी? 25 से 30 मॉलिक्यूल के बाद। तो वो ज्यादा ब्रांच्ड हुआ है, ये ज्यादा ब्रांच्ड हुआ? ये, क्योंकि इसमें तो हर 8 से 10 मॉलिक्यूल के बाद ब्रांचिंग हो रही है, तो ये हाईली ब्रांच्ड फॉर्म है किसका? अमाइलोपेक्टिन का, क्योंकि इसमें हर 8 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग हो गई। जब हम इसको आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे तो हमें मिलेगा रेड कलर। कैसा कलर मिलेगा? रेड कलर। और ग्लाइकोजन भी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। अब थर्ड आता है हमारा होमोपॉलीसेकेराइड इन्युलिन। थर्ड क्या है? इन्युलिन। अब इन्युलिन देखो, इन्युलिन जो है ना वो एक फ्रक्टन है ना। ऊपर के दोनों क्या थे? ग्लूकन। ग्लूकन मतलब किससे बने हुए थे? ग्लूकोज से। लेकिन इन्युलिन है एक फ्रक्टन, मतलब ये किससे बना होगा? फ्रक्टोज से, ठीक है। तो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे लिंकिंग होगी बीटा 1,2 लिंकेज। कौन से लिंकेज होगी? बीटा 1,2 लिंकेज होगी। और ये भी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है धालिया प्लांट के अंदर, ऑफन कॉल्ड एज धालिया स्टार्च। एक प्लांट होता है धालिया प्लांट, उसके अंदर स्टोरेज का काम करता है इन्युलिन। कौन करेगा स्टोरेज का काम? इन्युलिन। और इसीलिए इन्युलिन को बोलते हैं धालिया स्टार्च, ठीक है। अब इन्युलिन का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एबिलिटी ऑफ किडनी। अब इन्युलिन जो है वो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब हमारे अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो किसी के मतलब यूरिन में हमने उसको इन्युलिन दिया, ठीक है। किसी के यूरिन में अगर इन्युलिन आ गया, बाहर आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी किडनी अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि उसने इन्युलिन को फिल्टर कर दिया। डाइजेस्ट तो हुआ नहीं था। किडनी क्या करती है? जो भी चीज बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। यही है ना किडनी का काम। अब इन्युलिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा, तो किडनी ने उसको फिल्टर किया और बाहर निकाल दिया। इससे हम क्या समझ गए कि किडनी की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एबिलिटी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी के यूरिन में इन्युलिन बाहर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? कि उसकी किडनी की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एबिलिटी सही नहीं है, ठीक है। तो इन्युलिन क्या है? ग्लूकन या फ्रक्टन? फ्रक्टन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है ये भी एक ग्लूकन है, मतलब ये भी किससे मिलके बना हुआ है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। अब सबसे ज्यादा अबंडेंट ये एक नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरली हमें मिलता है। और सेल्यूलोज हमें पता है कहाँ मिलता है? प्लांट्स की सेल वॉल में, है ना। प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। अब क्या सेल्यूलोज कोई स्टोरेज का काम कर रहा है? नहीं, सेल्यूलोज तो किसी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो इसीलिए सेल्यूलोज को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब अनलाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, दिस इज अ लीनियर पॉलीमर। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन में तो क्या थी? ब्रांचिंग हो रही थी, है ना। लेकिन सेल्यूलोज में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। सेल्यूलोज जो है वो एक लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है? कि लीनियर पॉलीमर, बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? A cellulose molecule contains 6,000 molecules of glucose in which glucose are linked by beta 1,4 glycosidic linkage। यहाँ पे ग्लूकोज के 6,000 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और सारे बिल्कुल लीनियरली जुड़े हुए हैं, एक लाइन में जुड़े हुए हैं। और इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में लिंकेज कौन सी है? बीटा 1,4। कौन सी लिंकेज है? बीटा 1,4 लिंकेज है। इट डज नॉट गिव एनी कलर इन आयोडीन सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल्यूलोज आयोडीन सोल्यूशन में कोई भी कलर नहीं देता, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, स्टार्च ने कैसा कलर दिया आयोडीन सोल्यूशन में? ब्लू। ग्लाइकोजन ने रेड और सेल्यूलोज ने कोई भी कलर नहीं दिया, ठीक है।
नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास काइटिन, सुना होगा पहले भी काइटिन, है ना। तो अब लाइक सेल्यूलोज काइटिन इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर पॉलीमर, क्योंकि ये भी कहाँ होता है, फंजाई की सेल वॉल में, तो ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। अब इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर आफ्टर सेल्यूलोज, सबसे ज्यादा अबंडेंट पॉलीमर कौन सा है, सेल्यूलोज, उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन है, काइटिन। अब काइटिन हमें कहाँ मिलेगा, एक तो फंजाई की सेल वॉल में और दूसरा एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, यहां मिलेगा। ये क्या है, इट इज होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ नाग। अब नाग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ठीक है। तो जो हमारा काइटिन है, काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड है किसका, नाग का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। अब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तुम्हें याद हो तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मैंने पढ़ाया था डेराइव्ड मोनोसेकेराइड में, है ना। हमने उस पे कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया था, एन एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया था, तो हमें क्या मिल गया था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, सेकंड पोजीशन पे OH हटा के NH2 लगा रहे थे, है ना, तभी बन रहा था ना। तो बताओ होमोपॉलीसेकेराइड कितने पढ़े हमने, 5। पहला होमोपॉलीसेकेराइड कौन सा था, बताओ, पहला होमोपॉलीसेकेराइड स्टार्च, दूसरा होमोपॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन, तीसरा बताओ इन्युलिन, तीसरा इन्युलिन, फोर्थ सेल्यूलोज, फिफ्थ काइटिन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब ज्यादा शुगर यूनिट से बने हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एक और नाम क्या है, हेट्रोग्लाइकन, क्या है एक और नाम, हेट्रोग्लाइकन, ठीक है। अब इसमें पहला आता है हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पहला क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो देखो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, वो स्लाइमी सब्सटेंस होते हैं, कैसे सब्सटेंस होंगे, स्लाइमी सब्सटेंस होंगे, नाम यार है ना म्यूको, म्यूकस भी कैसा होता है, एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, स्लाइमी सब्सटेंस है। मोस्ट ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ एसिडिक शुगर एंड अमाइनो शुगर, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो ज्यादातर बने होते हैं एसिडिक शुगर से और अमाइनो शुगर से। अब एसिडिक शुगर और अमाइनो शुगर भी हमने पढ़े थे डेराइव्ड मोनोसेकेराइड में, ठीक है। मतलब शुगर है, शुगर के आगे कौन सा ग्रुप लगा दिया, एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है, COH, है ना। शुगर पे हमने COH ग्रुप लगा दिया एसिडिक ग्रुप, तो वो बन गया एसिडिक शुगर, मतलब डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। तुम्हें याद हो ना, डेराइव्ड मोनोसेकेराइड में मैंने लिखवाया था कि इनका यूज होता है पॉलीसेकेराइड बनाने में। अब जो तुमने काइटिन देखा, काइटिन भी किससे बना हुआ है, नाग से, है ना। नाग क्या है, एक डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड बना हुआ है एसिडिक शुगर और अमाइनो शुगर से, ये दोनों भी हैं डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। शुगर पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, अमाइनो ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे OH हटा के NH2 लगा दिया, तो ये बन गया डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। अब ये बहुत सारे अमाइनो शुगर जब जुड़ जाएंगे तो हमें मिलेगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो सबसे ज्यादा हमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिलता है वो है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। कौन सा, हाइलुरोनिक एसिड। टीवी में ऐड आती होंगी ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, वहां भी बोलते हैं वो लोग हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब एक्सेप्ट हाइलुरोनिक एसिड इन मोस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट एंड कॉल्ड एज प्रोटियोग्लाइकन। एक इस हाइलुरोनिक एसिड को छोड़ के, हाइलुरोनिक एसिड में सिर्फ शुगर यूनिट प्रेजेंट है, लेकिन बाकी के, इसको छोड़ के बाकी के जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड हैं उनमें शुगर के साथ साथ थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। अब प्रोटीन भी प्रेजेंट है और शुगर भी प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलेंगे प्रोटियोग्लाइकन। लेकिन हाइलुरोनिक एसिड में प्रोटीन नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, शुगर है। अब एक एंजाइम आता है हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। हाइलुरोनाइडेज एंजाइम जो है वो हमें स्पर्म के हेड पे मिलता है, कहाँ मिलेगा, स्पर्म के हेड पे। अगर तुम लोगों ने कभी सुना हो कि जो एग है ना, एग जो होता है फीमेल का, एग की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए जो स्पर्म की टिप होती है उसके पास एक एंजाइम होना जरूरी है, वरना वो एग की मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर पाएगा,
उस एंजाइम का नाम क्या है? हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। क्या यहाँ पे कोई ये स्टोरेज का काम कर रहा है? तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी क्या है? एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्पर्म की टिप पे, हेड पे कौन सा एंजाइम होगा? हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पहला हेट्रोपॉलीसेकेराइड कौन सा पढ़ा हमने? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब इस पूरे म्यूकोपॉलीसेकेराइड में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज भी क्या है? एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेमीसेल्यूलोज हमें मिलता है सेल वॉल में इन एसोसिएशन विद सेल्यूलोज। मतलब सेल्यूलोज तो होगा ही, सेल्यूलोज के साथ साथ सेल वॉल में एक और हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, वो क्या है? हेमीसेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या है? एक होमोपॉलीसेकेराइड, पर हेमीसेल्यूलोज क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ये बहुत डीप क्वेश्चन बन सकता है। जो सेल वाला चैप्टर है ना, उसमें लिखा हुआ है कि प्लांट्स के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है। ठीक है, लेकिन सेल्यूलोज है एक होमोपॉलीसेकेराइड, पर हेमीसेल्यूलोज है एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हेमीसेल्यूलोज के पास होंगे पेंटोजेस और हेक्सोजेस। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन? 5। हेक्सोज में कितने कार्बन? 6। तो जो हमारा हेमीसेल्यूलोज है वो बना हुआ किस किस से? पेंटोज से और हेक्सोज से। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज भी क्या है? एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, क्योंकि सेल वॉल में प्रेजेंट है ना। उसके बाद थर्ड हेट्रोपॉलीसेकेराइड आता है हमारे पास पेक्टिन। सुना होगा पेक्टिन भी। अब पेक्टिन जो है वो हमें मिलता है मिडल लैमेला में। कहा मिलता है? मिडल लैमेला में मिलता है, विच एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन प्लांट सेल वॉल। एक प्लांट सेल ये है, दूसरा प्लांट सेल ये है। दोनों की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी प्लांट में? प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल। कौन सी होती है? सेल वॉल। एनिमल्स में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी सेल की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लांट्स में ये इसकी सेल वॉल है, ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। तो ये दोनों सेल जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जिस चीज से जुड़े हुए हैं ना, जिस सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं, उस मटेरियल का नाम होता है मिडल लैमेले। मटेरियल का नाम क्या है? मिडल लैमेले। और वो मिडल लैमेले के अंदर प्रेजेंट होता है पेक्टिन। कौन प्रेजेंट होगा? पेक्टिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब पेक्टिन भी क्या है? एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट हेट्रोपॉलीसेकेराइड आता है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन भी सुना होगा। पेप्टाइडोग्लाइकन हमें मिलता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में? बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बना हुआ है नाग और नाम से। किससे बना हुआ है? नाग और नाम से। नाग हमें पता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइल, और नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, नाम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये लिखा हुआ है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब हमने शायद बायोटेक में ही पढ़ा था, अगर हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम लगेगा? लाइसोजाइम। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसको तोड़ना है तो एंजाइम लगेगा लाइसोजाइम। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो भी है एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड हमने कितने पढ़े? पहला सोचो, म्यूको। पहला कौन सा था? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास? हेमीसेल्यूलोज। नेक्स्ट कौन सा था? हेमीसेल्यूलोज। सेल्यूलोज होमोपॉलीसेकेराइड है, पर हेमीसेल्यूलोज हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज के बाद नेक्स्ट पेक्टिन। नेक्स्ट क्या होगा? पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन के बाद अगला पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बना हुआ है नाग नाम से। इसको तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? लाइसोजाइम एंजाइम लगेगा। ठीक है, अब वेरिएंट्स ऑफ सेल्यूलोज, ये एनसीईआरटी की लाइन है कुछ। सेल्यूलोज के दो वेरिएंट लिखती है एनसीईआरटी कि सेल्यूलोज के दो टाइप हमारे पास, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, वेरिएंट का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसी के दो टाइप में लिख रही है कि ये इसका एक वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट है। तो सेल्यूलोज के दो वेरिएंट क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके बाद स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्च ने आयोडीन सोल्यूशन में कैसा कलर दिया?
ब्लू, लेकिन सेल्यूलोज ने आयोडीन सोल्यूशन में कोई भी कलर नहीं दिया। अब उसका रीजन लिखती है एनसीईआरटी कि सेल्यूलोज क्यों नहीं देता कोई भी कलर आयोडीन सोल्यूशन में। तो स्टार्च जो है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है एंड कैन होल्ड I2 इन हेलिकल पोर्शन सो गिव्स ब्लू कलर। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस एंड सो कैन नॉट होल्ड I2 सो गिव्स नो कलर। अब स्टार्च क्या करता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टार्च ने क्या बनाया, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया। तो जब हमने आयोडीन डाला तो वो आयोडीन फंस गया, स्टार्च के उस हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन फंस गया। आयोडीन अगर फंस गया तो वहां पे आयोडीन ने कैसा कलर दिया, ब्लू कलर दिया। पर सेल्यूलोज ऐसा कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पाता, तो वो आयोडीन सेल्यूलोज में ट्रैप नहीं हो पाता, यू का यू पास हो जाता है, तो इसीलिए सेल्यूलोज कोई भी कलर नहीं देता, ठीक है। अब इन अ सिंपल पॉलीसेकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर, अगर हम एक बहुत सिंपल पॉलीसेकेराइड की बात करें तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, मतलब एक सिंपल पॉलीसेकेराइड किससे मिलके बना होता है, मोनोसेकेराइड से, है ना। सिंपल पॉलीसेकेराइड किससे मिलके बना होता है, मोनोसेकेराइड से। किसी भी एक मोनोसेकेराइड का एग्जांपल दो। ग्लूकोज, है ना। तो एक सिंपल जो पॉलीसेकेराइड है वो बना होगा मोनोसेकेराइड से। बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का कौन होगा, अमाइनो शुगर और केमिकली मॉडिफाइड शुगर। अब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड हम किससे बना रहे थे, डेराइव्ड मोनोसेकेराइड से बना रहे थे। डेराइव्ड मोनोसेकेराइड ही क्या होता है, हमारे अमाइनो शुगर, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं वो बने होंगे अमाइनो शुगर से और केमिकली मॉडिफाइड शुगर से, ठीक है। अब केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स में एनसीईआरटी लिखती है, एक आएगा हमारे पास ग्लूकोसामाइन। क्या आएगा, ग्लूकोसामाइन। केमिकली मॉडिफाइड शुगर का मतलब है डेराइव्ड मोनोसेकेराइड, ठीक है। अब ग्लूकोसामाइन कैसे बनेगा, ग्लूकोज था हमारे पास, ग्लूकोज की सेकंड पोजीशन पे OH हटा के क्या लगा देंगे, NH2। क्या लगा देंगे, NH2। तो ग्लूकोज की सेकंड पोजीशन पे हमने OH हटा के NH2 लगाया तो हमें मिला ग्लूकोसामाइन। क्या मिल गया, ग्लूकोसामाइन। नाग, नाग भी क्या है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर या डेराइव्ड मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो नाग क्या है, N एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन या N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। अगर गैलेक्टोज पे लगाओगे, N एसिटाइल ग्रुप गैलेक्टोज पे लगाओगे तो ये बनेगा, ग्लूकोज पे लगाओगे तो ग्लूकोसामाइन वाला बनेगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादातर होमोपॉलीमर होते हैं। होमोपॉलीमर मतलब सारे सेम यूनिट से बने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन पॉलीसेकेराइड चेन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉलीसेकेराइड चेन के अंदर जो राइट एंड होता है, R से राइट और R से रिड्यूसिंग। एक पॉलीसेकेराइड में राइट एंड जो होगा वो रिड्यूसिंग होगा और लेफ्ट एंड जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें, पॉलीसेकेराइड में लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, राइट एंड रिड्यूसिंग, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एंड का मतलब क्या है, द एंड विच हैव फ्री एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। रिड्यूसिंग एंड कौन सा एंड होगा, वो एंड जिसके पास एनोमेरिक कार्बन क्या हो, फ्री हो, ठीक है। वो एंड जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री हो उस एंड को बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड, और जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है उस एंड को बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर, प्लांट के पल्प से और कॉटन फाइबर से जो पेपर बनता है वो पेपर होगा सेल्यूलोजिक। कैसा होगा वो पेपर, सेल्यूलोजिक। क्यों, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से, ठीक है। कर दो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो हमें मिलेगा प्रोटीन, और जब प्रोटीन टूटेगा तो हमें मिलेंगे अमाइनो एसिड्स। क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड जो होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कैसे एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। ये ऐसे ऑर्गेनिक एसिड है जिनके पास अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है, देखो हमें एक कार्बन लेना है, ठीक है। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बना लो, ठीक है।
अब फर्स्ट जो बॉन्ड है ना कार्बन का, उस पे लगा दो हाइड्रोजन। क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। एक बॉन्ड पे लगा दो, ऑर्गेनिक एसिड है ना, एसिड है तो कौन सा ग्रुप लगेगा? COH ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। अब ऑर्गेनिक एसिड थे और उन पे लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, तो एक ग्रुप कौन सा लगा दिया? अमाइनो, NH2 ग्रुप। और जो फोर्थ बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड पे आएगा अल्काइल ग्रुप। फोर्थ बॉन्ड पे क्या आएगा? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। R में क्या है? यहाँ पे CH2 आ सकता है ना, मिथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है, ब्यूटाइल, ये कुछ भी आ सकता है, वो क्या होगा? हमारा अल्काइल ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर है किसका? अमाइनो एसिड का। किसका स्ट्रक्चर है? अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? बीच में एक कार्बन लेना है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। एक बॉन्ड पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। एक बॉन्ड पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। दूसरे बॉन्ड पे COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तीसरे बॉन्ड पे NH2, ठीक है, अमाइनो ग्रुप। और फोर्थ बॉन्ड पे R यानी अल्काइल ग्रुप। अब देखो, कोई भी अमाइनो एसिड हो, उस अमाइनो एसिड के अंदर क्या होगा? R डिफर्स फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। अलग अलग अमाइनो एसिड में जो R है वो अलग अलग होगा, बाकी सब में NH2 भी होगा, COH भी होगा और H भी होगा। अमाइनो एसिड अलग अलग किस बेसिस पे होंगे? R के बेसिस पे। R हर अमाइनो एसिड में अलग होगा। ठीक है, अब जैसे हम ग्लाइसिन के बारे में पढ़ेंगे पहले, तो ग्लाइसिन जो है ना वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन कैसा अमाइनो एसिड है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्यों है ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? क्योंकि यहाँ पे R की जगह भी H आ जाता है। R की जगह भी ग्लाइसिन में क्या होगा? H। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद करना बहुत इजी है कि एक कार्बन बनाओ, कार्बन पे H लगाओ, COH लगाओ, NH2 लगाओ और R की जगह भी क्या लगा दो? H। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसका? ग्लाइसिन का। अब इसको देख के बताओ, इस स्ट्रक्चर को देख के, ये स्ट्रक्चर में ये कार्बन कायरल है या नहीं है? है, कायरल है। पर ग्लाइसिन में देखो, ग्लाइसिन में मैंने यहाँ भी H लगा दिया, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हो, है ना। अभी तो ये कायरल है, लेकिन ग्लाइसिन में ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइसिन में R की जगह भी क्या आ गया? H आ गया, है ना। लेकिन ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जो सारे अमाइनो एसिड हैं, उनमें कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। पर इसमें ये जो ग्लाइसिन है उसमें ये कार्बन कायरल नहीं होगा। अब ये जो कार्बन है इस स्ट्रक्चर में, ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक। कैसा है? एसिमेट्रिक है। बट अगर हम यहाँ पे H लगा दें, यानी ग्लाइसिन की बात करें, तो वो सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। तो ग्लाइसिन जो होता है वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ग्लाइसिन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा, क्योंकि उसमें R की जगह भी क्या आ गया? H आ गया। अब ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड इन विच R इज रिप्रेजेंटेड एज H। R की जगह बस H लगा दिया। अब ग्लाइसिन जो होता है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होते हैं? जब कार्बन कायरल हो, है ना। लेकिन ग्लाइसिन का कार्बन कायरल नहीं है। ग्लाइसिन का कार्बन कायरल नहीं है, तो ग्लाइसिन है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे अमाइनो एसिड होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्वेश्चन अगर यूं आए कि सिर्फ ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऐसा एक ही अमाइनो एसिड है और वो है ग्लाइसिन। ठीक है, अब ग्लाइसिन जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या है? कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में टिल्ट करेगा या लेफ्ट में? राइट में। ठीक है, अब एक्सेप्ट ग्लाइसिन अदर अमाइनो एसिड आर एसिमेट्रिक, लेकिन ग्लाइसिन कैसा है? सिमेट्रिक। ग्लाइसिन कैसा है? सिमेट्रिक। बाकी सारे एसिमेट्रिक। एक्सेप्ट ग्लाइसिन बाकी सारे अमाइनो एसिड लीवोरोटेटरी, पर ग्लाइसिन कैसा है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बस R की जगह क्या लगा दोगे? H लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड कैसे मिलते हैं वो देखना है हमें। देखो, हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पीएच की। पहले इंटरमीडिएट पीएच मतलब ना पीएच ज्यादा एसिडिक है ना पीएच ज्यादा बेसिक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो COH है,
COH के पास पहले क्या था, H। अब COH से अगर H पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ पे चार्ज कैसा बचेगा, नेगेटिव। इसका H पॉजिटिव निकल गया और वो H पॉजिटिव कौन ले लेगा, NH2। कौन ले लेगा, NH2। NH2 ने एक और H पॉजिटिव ले लिया तो अब क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। तो इंटरमीडिएट पीएच पे क्या होता है, COH अपना H पॉजिटिव लूज कर देता है, क्योंकि COH क्या है, एक एसिड, और एसिड क्या दे सकता है, अपना H दे सकता है। तो इसने अपना H पॉजिटिव दिया, इस पे चार्ज नेगेटिव आया, ये H पॉजिटिव चला गया NH2 के पास, यहाँ क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। और इसी का एक और नाम, इसके पास कितने आयन है टोटल, 2। कितने आयन है, 2। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोलर आयन। क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन। तो एसिडिक पीएच, सॉरी इंटरमीडिएट पीएच पे, जब ना एसिडिक है पीएच और ना बेसिक है, उस टाइम पे अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में ज्विटर आयन के फॉर्म में मिलते हैं या डाइपोलर आयन के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है और CO पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेसिक मीडियम की। अब बेसिक है अगर मीडियम हमारी बॉडी में, तो उस टाइम पे बॉडी में H पॉजिटिव ज्यादा होंगे या OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव। अगर हमारी बॉडी में बेसिक मीडियम है तो ज्यादा क्या होंगे, OH नेगेटिव। अब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है OH नेगेटिव और इंटरमीडिएट पीएच पे ये था ना, ज्विटर आयन था बॉडी में, तो OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, OH नेगेटिव क्या निकाल लेगा यहाँ से, H पॉजिटिव। OH नेगेटिव यहाँ से क्या निकाल लेगा, H पॉजिटिव, और OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। क्या बना देंगे, वाटर। अब CO का तो चार्ज ऐसे ही है नेगेटिव, CO का तो चार्ज इंटैक्ट है, नेगेटिव है, पर इसका चार्ज खत्म हो गया क्योंकि यहाँ से निकल गया H पॉजिटिव। तो अब बताओ हमारी बॉडी में चार्ज कैसा है अमाइनो एसिड पे, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो अमाइनो एसिड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हमने बात की पहले इंटरमीडिएट पीएच की। इंटरमीडिएट पीएच पे हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन की फॉर्म में मिलेगा, पर अगर मीडियम बेसिक हो तो उस टाइम अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में नेगेटिवली चार्ज मिलता है। कैसा मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज तो खत्म हो गया, इसने अपना H पॉजिटिव दे दिया OH नेगेटिव को। यही अगर मीडियम एसिडिक हो, मीडियम एसिडिक है तो बॉडी में कैसा चार्ज होगा, मीडियम एसिडिक है तो बॉडी में H पॉजिटिव ज्यादा है। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, CO नेगेटिव के साथ। CO नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ गया तो यहाँ COH बन गया, यहाँ का चार्ज खत्म हो गया, यहाँ का चार्ज खत्म हो गया। तो अब इसके पास कौन सा चार्ज बचा, सिर्फ पॉजिटिव। कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव। देखो आया समझ। तो जब हमारी बॉडी में मीडियम एसिडिक होगा तो उस टाइम पे अमाइनो एसिड हमें मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। कैसा मिलेगा अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज। इंटरमीडिएट पीएच पे दोनों चार्ज है ना, डाइपोलर आयन, ज्विटर आयन। एसिडिक पीएच पे, एसिडिक पे पॉजिटिव, बेसिक पे नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो ये ना इक्विलिब्रियम बना रहता है हमारी बॉडी में। इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में, ये ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन से कभी ये इधर शिफ्ट होता है, कभी इस तरफ, इसी तरीके से कभी पॉजिटिवली चार्ज, कभी वापस से ज्विटर आयन। तो ये इक्विलिब्रियम बना रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। मीडियम एसिडिक होगा तो किस तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ। एसिडिक मीडियम है तो पॉजिटिव की तरफ, बेसिक मीडियम है तो नेगेटिव की तरफ, इंटरमीडिएट पीएच है तो ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो एनसीईआरटी ने बना के दिए स्ट्रक्चरिंग के, तो याद करने हमें। पहला ग्लाइसिन, इसको ना हम ग्लास से याद रखेंगे। Gl मतलब ग्लाइसिन, A मतलब एलेनिन, A मतलब एलेनिन, S मतलब सेरीन, S मतलब सेरीन। तो ग्लास से याद रखेंगे Gl ग्लाइसिन, A एलेनिन, S सेरीन। अब पहले ग्लाइसिन का याद करो, स्ट्रक्चर आता है ना बनाना, बस R की जगह ग्लाइसिन में क्या लगा देंगे, H। R की जगह ग्लाइसिन में H लगा दिया। अगला क्या है, एलेनिन। अब उसी R की जगह यहाँ पे लगा देंगे CH3। क्या लगा देंगे, CH3। तो क्या बन गया, एलेनिन। तीसरा क्या है, सेरीन। सेरीन में क्या करेंगे, अब CH3 के पास कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने हाइड्रोजन है, 3। इसका एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो तो क्या बन गया, CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे R की जगह क्या लगा देंगे, CH2OH। तो स्ट्रक्चर किसका बन गया,
सेरीन का। ठीक है, तो कितने हैं? पहला स्ट्रक्चर किसका है? ग्लाइसिन का, आर की जगह क्या लगाओगे? H। दूसरा स्ट्रक्चर है एलेनिन का, आर की जगह क्या लगाओगे? CH3। तीसरा स्ट्रक्चर है सेरीन का, आर की जगह क्या लगाओगे? CH2OH। ठीक है, अब आगे हमें देखना है टाइप ऑफ अमीनो एसिड। टाइप ऑफ अमीनो एसिड में क्या होगा? ओवर 1000 अमीनो एसिड्स हैव बीन डिस्कवर्ड बट ओनली 20 ऑफ देम पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोटीन अमीनो एसिड। वैसे तो लगभग 1000 अमीनो एसिड्स डिस्कवर हो चुके हैं, पर उन 1000 में से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और उन्हीं अमीनो एसिड को हम बोलते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड। ठीक है, वैसे तो कितने डिस्कवर हुए? 1000, पर प्रोटीन कितने बना रहे हैं? बस 20, तो वही है प्रोटीन अमीनो एसिड। अब इन 20 प्रोटीन अमीनो एसिड को हम बोलते हैं मैजिक 20। क्या बोलेंगे? मैजिक 20। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड जो हैं ये स्पेसिफाई होंगे बाय जेनेटिक कोड। अब तो तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया है ना, तो तुम्हारे पास डीएनए में क्या होता है? कोड होता है ना, और एक कोड जो एक ट्रिपलेट होता है, कोड होता है, एक कोडोन, वो बनाएगा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड। जैसे AUG, AUG क्या बनाता है? मिथ्योनिन। AUG क्या बनाता है? मिथ्योनिन। तो एक कोडोन होता है हमारे डीएनए पे, वो कोडोन क्या है? एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, जैसे AUG कोड करेगा फॉर मिथ्योनिन। ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के लिए भी हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एक कोडोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर अमीनो एसिड के लिए बॉडी में एक कोडोन प्रेजेंट है। ये हमें पता है डीएनए से बनता है mRNA, और mRNA से बनता है प्रोटीन। ठीक है, mRNA से प्रोटीन कैसे बनेगा? इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? mRNA पे कोडोन प्रेजेंट है, और वही कोडोन किसके लिए कोड कर रहे हैं? अमीनो एसिड के लिए, और अमीनो एसिड ही जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन अमीनो एसिड जो है वो 7 टाइप के हैं। मतलब ये जो 20 अमीनो एसिड है ना, इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 7। अब पहली जो कैटेगरी है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड की। ठीक है, बस इसका टाइप पढ़ेंगे आज। पहली कैटेगरी कौन सी है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप है उतने ही नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर था? NH3 के ऊपर, और नेगेटिव किसके ऊपर था? CO के ऊपर। मतलब न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव भी बराबर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो, तभी होगा ना न्यूट्रल। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या है? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज इक्वल है, बराबर है दोनों। अब ट्रिक है इसकी एक गावली। ट्रिक क्या है? गावली। देखो, G फॉर ग्लाइसिन, G फॉर, A फॉर एलेनिन, V फॉर वेलिन, L फॉर ल्यूसीन, I फॉर आइसोल्यूसिन। तो ये है हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड। नाम याद कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल अमीनो एसिड का ट्रिक क्या है? गावली। क्या है? गावली। G से ग्लाइसिन, A से एलेनिन, V से वेलिन, आगे L से ल्यूसीन, I से कौन से अमीनो एसिड है ये? न्यूट्रल। उसके बाद आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। अब एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा? तुम बताओ, NH3 एसिडिक है या COOH नेगेटिव? CO एसिडिक है, COH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना वो, तो COH क्या है? एसिडिक है। तो जिस अमीनो एसिड में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक्स्ट्रा होगा वो अमीनो एसिड कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, जिसमें ये ग्रुप एक्स्ट्रा होगा वो अमीनो एसिड कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब नॉर्मली क्या होता है हमारे पास? COH होता है, NH2 होता है, H होता है और R होता है। अगर R पे भी, अल्काइल ग्रुप पे भी COH लग जाए तो इस पे कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया? एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया। मतलब ये अमीनो एसिड कैसा है? एसिडिक अमीनो एसिड है। अब एसिडिक अमीनो एसिड को हम आग से याद रखेंगे, AA+G। ठीक है, आग। A फॉर एस्पारेटिक एसिड, A फॉर, अब जरूरी नहीं है वो एस्पारेटिक एसिड लिखे, वो एस्पारेटेट भी लिख सकता है। ठीक है, या तो एस्पारेटेट लिखेगा या एस्पारेटिक एसिड। दूसरा A होगा एस्पारेजीन। दूसरा A क्या है? एस्पारेजीन। नेक्स्ट G है ग्लूटामिक एसिड, या तो ग्लूटामिक एसिड लिखेगा या ग्लूटामेट लिखेगा। ठीक है, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, एस्पारेटिक एसिड या एस्पारटेट। नेक्स्ट G है ग्लूटामाइन। नेक्स्ट G क्या है? ग्लूटामाइन। तो एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल क्या क्या हैं? आग, पहला A
एस्पैरेटिक एसिड या एस्पारटेट। दूसरा ए एस्पैरजीन, जी ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, लास्ट जी ग्लूटामाइन। ठीक है, देखो एस्पैरजीन, ग्लूटामाइन, एस्पैरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये कौन से अमीनो एसिड है? एसिडिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट आते हैं बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा होगा? NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। तो बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है ला से क्या होगा? L से लाइसिन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, A से आर्जिनिन। कैसे अमीनो एसिड है? बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मतलब इनमें क्या होगा? सल्फर प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल याद रखेंगे CM से, C से सिस्टीन, M से मिथ्योनिन, C से सिस्टीन, M से मिथ्योनिन। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोक्सी अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है? OH, है ना। मतलब इन अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप होगा? OH। ठीक है, इसको ST से याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर से। S फॉर सेरीन, T फॉर थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन। नेक्स्ट आते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या होगा? यहाँ पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? एरोमेटिक रिंग। लेकिन उस एरोमेटिक रिंग में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो होगा एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, मतलब एरोमेटिक रिंग में नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल है PTT, P फॉर फिनाइल एलेनिन, P फॉर फिनाइल एलेनिन। केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो फिनाइल में क्या है? एक एरोमेटिक रिंग बनती है ना, तो वहां से याद रखना P फॉर फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। ठीक है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। कैसे अमीनो एसिड है ये? एरोमेटिक। ठीक है, लास्ट आता है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। अब हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में भी रिंग प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ रिंग में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन। रिंग में क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन। पर एरोमेटिक अमीनो एसिड में रिंग में नाइट्रोजन नहीं है। अब हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड के एग्जांपल हैं हिस्टिडीन और प्रोलीन। क्या है एग्जांपल? हिस्टिडीन और प्रोलीन। HP से याद रखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ना, वहां से याद रखना हिस्टिडीन और प्रोलीन। ठीक है, ये थे हमारे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। बाकी कल करेंगे।